हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 12 का मैग्नेटिज्म का थर्ड चैप्टर हम बोल सकते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिज्म इन मैटर एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एक फिनोमेना का नाम है जो डिस्कवर किया था फैराडे ने। कैसे डिस्कवर हुआ था, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसको हम लोग शॉर्ट में अभी जल्दी से देखते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या जेई। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने की इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है आपको ये स्टोरी बताइए कि हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सीडेंटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की थी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये डिस्कवरी हुआ था 1820 से पहले। 1820 से पहले हमें लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको हम लोग मैग्नेट्स बोलते थे। बट इस डिस्कवरी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई और हमें पता चला कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फंडामेंटल रीजन है वो हमें पता चला था। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया साइंटिस्ट ने, और वो ये क्वेश्चन था कि क्या उल्टा पॉसिबल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करने वाले चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या नेचर ये सिमेट्री अलाउ करता है कि नहीं करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा था जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम था फैराडे। माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा। माइकल फैराडे और इनके साथ साथ जोसेफ हेनरी करके साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्क किया और लगभग 10 साल बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कवरी की कि ऐसा पॉसिबल है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, यानी कि अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड्स के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक करंट्स को प्रोड्यूस करने का फिनोमेना जो है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लगभग जब हमने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब ये डिस्कवर हुआ था उसके 10 साल बाद ये डिस्कवर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सर्किट्स में। इस फिनोमेना का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमेना फैराडे और हेनरी दोनों ने इंडिपेंडेंटली जो है ये डिस्कवर किया था डिफरेंट लोकेशंस पे और कंसेक्यूटिव ईयर्स में। बट फैराडे ने क्योंकि इसको पहले पब्लिश किया था, इसीलिए हम लोग फैराडे के थ्रू जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो उसके बाद फैराडे ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये समझने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एक पर्टिकुलर सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जो फैराडेज लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कि आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड्स या ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है, इस क्वांटिटी पे जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये चीज़ डिस्कवर की थी माइकल फैराडे ने और हेनरी ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम शॉर्ट्स में देखेंगे और उनके बाद ही ये कंक्लूजन मिला था जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लेंजेस लॉ बोलते हैं। उसके बाद मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है आगे चल के हम लोग देखेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन सब का मीनिंग क्या है वो सब हम आगे चल के समझने वाले हैं। तो जल्दी से हम आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वांटिटी जिसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वांटिटी जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलने वाले हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर अगर हम एक एरिया लेते हैं, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, उस एरिया के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उसका एक मेजर होता था, जिस क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। सेम तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक मेजर है। किसका मेजर है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर हमको एक गिवन एरिया दिया है तो उसके थ्रू कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे E डॉट डी का। ये आपको शायद याद हो, क्योंकि हम इसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। अगर आप इससे कनेक्टेड है तो आपको इजीली ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने एक रैंडम एरिया लिया हुआ है, एक रैंडम एरिया लिया हुआ है। तो इसके थ्रू कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसका एक मेजरमेंट, उसका एक क्वांटिफिकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम हर एक एरिया, हर एक टोटल एरिया को स्मॉल इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और उनके एरिया वेक्टर के साथ और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट का सम करते हैं। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का हम लोग सम करते हैं, उससे जो कुछ भी हमें मिलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे, जो इनडायरेक्टली एक मेजर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस में भी हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे तो हम इसको फाई बी लिख सकते हैं। तो वही होगा, बस यहाँ पे हम लोग E को रिप्लेस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। और सेम तरीके से सारे कैलकुलेशंस होंगे जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझते हैं, जिससे कि हम आगे चल के जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडेज लॉ है उसको समझने में आसानी होगी। तो हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कैसे इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और इसके 1000 टर्न्स हैं। वायर के कितने 1000 टर्न्स हैं। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं आइडियल सोलेनॉइड मॉडल, जैसा यहाँ बोला गया है। आपको याद होगा आइडियल सोलेनॉइड मॉडल का मतलब ये है कि जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके कोर के अलॉन्ग या उसके एक्सिस के अलॉन्ग या कॉइल के अंदर ही कंसंट्रेट रहेगी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और सोलेनॉइड जो है वो इन्फिनिटली लार्ज लेंथ का होगा, ये आप जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला आता था वो म्यू नॉट एन आई होता था, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनॉइड। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देयर आर 1000 टर्न्स इन 1 मीटर, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो 1000 टर्न्स पर मीटर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई करंट इज 5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 5 4 टाइम्स 20, मैं इसको 2 पाई लिख रहा हूँ, एक जीरो यहाँ है, 3 जीरो ये रहे, 3 और 4 जीरोस 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर -7 विल गिव 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया इस सोलेनॉइड की वजह से। आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, हमसे क्वेश्चन बोला गया है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है विद अ सरफेस, सर्कुलर सरफेस है, ये कहाँ पे लाई कर रही है उसके बारे में बताया गया है। ये सर्कुलर सरफेस का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। एक केस में इनसाइड है और एक केस में आउटसाइड है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये रहा वो सोलेनॉइड, ये रहा वो सोलेनॉइड और ये है उसकी एक्सिस। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कुलर एरिया, सर्कुलर सरफेस है। अगर इनसाइड में होगा तो हम उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसका रेडियस जो सोलेनॉइड से कम है, रेडियस सोलेनॉइड का 2 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं एक स्मॉलर सर्कुलर एरिया दिखाऊंगा। और एक केस में ये आउटसाइड है, आउटसाइड दी सोलेनॉइड है, तो ये एक आइडियल सोलेनॉइड है। तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होता है आउटसाइड में, अगर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। अब इनसाइड वाले पॉइंट पे आते हैं। तो इनसाइड वाले केस में हमारे पास जो एरिया है वो इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको पता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो यूनिफॉर्म होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं इन केस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। तो हम लोग अगर यहाँ पे फ्लक्स निकालने जाएं तो फ्लक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करना है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है। हम लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो एरिया है वो ओपन एरिया है, क्लोज्ड एरिया नहीं है। क्लोज्ड आपको याद होगा, क्लोज्ड एरिया के लिए एरिया वेक्टर जो हम हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, बट ओपन एरिया के लिए आप एक डायरेक्शन खुद से चूज कर सकते हैं। कन्वीनियंट डायरेक्शन होगा अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ले लें एरिया। तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है, क्योंकि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। तो एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करना है, आप एंगल फाइंड करना है जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा बी डी ए का इंटीग्रेशन। अब बी डी ए का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये चेक करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया पे, इस वेरिएबल एरिया के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो एरिया के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन रह जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कैसे फाइंड करेंगे, डी ए का मतलब वो जो छोटे छोटे हमने एरियाज इमेजिन किए हैं उस सर्कुलर सरफेस पे, उन सब का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब सर्कुलर एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई हम करेंगे पाई इंटू इसका रेडियस जो 1 सेंटीमीटर है। ऐसा यूनिट्स में फाइंड करने के लिए इसको हम लोग लिखने वाले हैं 10 टू द पावर -2 का -2 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमें क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -4 दैट विल गिव 10 टू द पावर -7। और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात करें जो मैंने पीछे मिस कर दिया एक्चुअल में, वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये भी साइंटिस्ट के नेम पे, वेबर या कैपिटल W स्मॉल b, ये सिंबल इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू। इसको अप्लाई करते हैं सेकेंड केस में। अगर वही कॉइल, वही सरफेस जो है, इसी सरफेस की बात हो रही है, ये 3 सेंटीमीटर का है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है, उसका सेंटर जो है एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड पे ही लाई कर रहा है। तो इस बार ये यहीं पे है, बस इस बार इसका एरिया क्या है, सॉरी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस होने का मतलब ये थोड़ा सा इससे बाहर होगा, किससे, एक्सिस से बाहर होगा, इसके कॉइल की एक्सिस से बाहर होगा। इससे क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं कि अगर मैं इसको साइड से देखता हूँ तो इस एरिया को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर का है। इसको हम 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक तो कॉइल वाला रीजन है, उस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बाहर वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बट बाहर वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हमको इस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया का बाहर का एरिया कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फिर से अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, एरिया वेक्टर हम इधर ही ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। बी जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इस बार क्या आएगा, इस बार हम लोग जो रेडियस है उसकी जगह 2 सेंटीमीटर लेंगे, 3 सेंटीमीटर नहीं, ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा जो 1 सेंटीमीटर है उस रीजन का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग जल्दी से देखते हैं, b का वैल्यू हमारे पास है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई एंड 4 पाई विल गिव 8 पाई स्क्वायर एंड 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 टू द पावर -7 वीबर लिख सकते हैं यूनिट को। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया एक इस डिफरेंट केस में। एक केस ये भी देखते हैं, अगर ये जो हमारा कॉइल है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर जो हमारा सोलिनॉइड का रेडियस है, और इस बार जो सर्कुलर सरफेस है इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने का मतलब इस कॉइल से बाहर निकलेगा, बट इस बार जो एक्सिस है सोलिनॉइड का वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है नॉर्मल टू द एरिया के साथ। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, और इस बार एरिया जो है टिल्टेड है, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है
वो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। और क्योंकि ये रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सोलेनॉइड जो है वो उसका कॉइल इतने रीजन में होगा, वो उससे बाहर है। तो हमें करना क्या है, 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो हम देखने वाले, हम 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला एरिया कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से बाहर जो एरिया होगा उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स तो ज़ीरो होगा। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इस 2 सेंटीमीटर का जो एरिया है इसी को यूज़ करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इस बार डिफरेंट क्या है, इस बार जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, किसी भी पॉइंट का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जाते हैं, अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाते हैं, जो चेंज आएगा वो थीटा में चेंज आएगा। इस बार थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा, थीटा का वैल्यू 60 होगा। आप थीटा 60 पुट करेंगे और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, फाई इक्वल्स टू बी, मैग्नेटिक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ए cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो cos 60 का 1/2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। और एरिया डीए का इंटीग्रेशन जो है वही पाई आर स्क्वायर आएगा, जो वैल्यू हमने यहाँ यूज की थी। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, b/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो हम इस सॉल्यूशन को मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसके बाद वाला पार्ट जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का एम ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो हम सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और उसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करके एक गिवन सर्कुलर एरिया जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, डिफरेंट रेडियस का है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, जिसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना होगा। देखते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है जो कि लोकेटेड है एक प्लेन में, जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई वो भी लोकेटेड है। तो पहले ड्रॉ करते हैं एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ये रहा हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, और इसके इसी प्लेन में लाई कर रहा है एक स्क्वायर फ्रेम। तो स्क्वायर फ्रेम भी ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा हमारा स्क्वायर फ्रेम, ये है स्क्वायर फ्रेम। और क्या बताया गया है, स्क्वायर फ्रेम का हमें लेंथ बताया गया है शायद, जिस साइड लेंथ जो है वो a है, तो इसका साइड का लेंथ a है। और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमें बताया गया है, करंट को I दिया गया है, तो करंट हम लोग I ले लेते हैं। इसके बाद हमें ये बोला गया है कि एक्सिस ऑफ द फ्रेम पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है, एक्सिस ऑफ द फ्रेम पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू द वायर। तो फ्रेम का जो एक्सिस जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहा है वो वायर की एक्सिस से पैरेलल है, मतलब इस एक्सिस की बात कर रहा है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ डिस्टेंस 1.5 टाइम्स द साइड ऑफ द फ्रेम। तो इससे कितना डिस्टेंस पे है, 1.5 टाइम्स डिस्टेंस पे, यानी 1.5a लिख सकते हैं हम लोग इस डिस्टेंस को, 1.5a। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गया है। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फ्रेम। इस फ्रेम के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो क्योंकि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे पता करना है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ। करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और अगर हम लोग इसके जस्ट राइट वाले सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और टेंजेंट जो है वो इन्वर्ट बनेगा, टेंजेंट जो है वो इन्वर्ट बनेगा। इसका मतलब इसके राइट में हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, स्क्वायर कॉइल के इनटू द प्लेन है। अब हमें देखना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्क्वायर फ्रेम को क्रॉस कर रही होंगी, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हर एक एरिया के लिए कांस्टेंट होगा, वो हमें देखना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है B.dA का इंटीग्रेशन। B.dA का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, तो लिखेंगे B.dA cos थीटा।
अब कुछ चीज़ें फाइंड करते हैं आराम से। सबसे पहले एरिया वेक्टर, क्योंकि ओपन सरफेस है तो हम कन्वीनियंटली एरिया वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में ले लेंगे। हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर, हर एक डीए एरिया, एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर इनवर्ट्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट्स है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 का वैल्यू होगा 1। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 हो गया 1, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ बी डी ए का इंटीग्रेशन रह गया है। अब हमें देखना है क्या मैग्नेटिक फील्ड सभी एरिया के लिए कांस्टेंट है कि नहीं है, तभी ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो अगर हम हर एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे डीए एरिया लेते हैं तो हम देखेंगे वो एरिया का जो लोकेशन है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग वायर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट है, यानी अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक थिन स्ट्रिप लेते हैं जिसका एरिया dA है। एक थिन स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग जिसका विड्थ जो है वो dx है, इनफाइनाइट सिंबली स्मॉल विड्थ है। और इस पे कितना, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, इसके लिए आपको याद होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है म्यू0 अपॉन 2 पाई ए इंटू आई। ए की जगह मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी वायर होता है जो कि यहाँ पे x हो जाएगा। तो म्यू0 आई अपॉन 2 पाई x जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया है। इस पर्टिकुलर एरिया पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। अब एरिया कितना है ये भी हम देख लेते हैं। अगर एरिया निकालना है डीए, जिसको हम स्मॉल एरिया है तो डीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरिया होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये लेंथ ए है और इसका विड्थ कितना है dx है, तो a इंटू डी जो हमें एरिया दे देगा। तो एरिया हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय dx। इन दोनों को पुट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा देखते हैं। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू0 आई अपॉन 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय a इंटू dx। ये हमें सॉल्व करना है। इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, उनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि म्यू0 आई a अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन में बच जाएगा dx बाय x। लिमिट्स, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो जो एरिया जहाँ जहाँ लाई कर रहे हैं उसके लिए x का लिमिट क्या होगा, जो लोअर लिमिट है वो है a। अगर हम देखें ये डिस्टेंस 1.5 a है एंड ये हाफ a है यानी कि 0.5 a। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू a। ये डिस्टेंस a है और यहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया है, इस डिस्टेंस तक है जिसका वैल्यू कितना है 2a है। तो यानी कि लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या होगा 2a होगा। a से लेके 2a तक का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आएगा, म्यू0 आई a अपॉन 2 पाई dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ln x। लोअर लिमिट जो है वो a है और अपर लिमिट क्या है 2a है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो म्यू0 आई a अपॉन 2 पाई ln 2a माइनस ln a, इसको हमें बस सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, म्यू0 आई a अपॉन 2 पाई ln 2 आ जाएगा, 2a बाय a करेंगे, ln m माइनस ln n का फॉर्मूला होता है ln m बाय n, 2a बाय a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से अगर किसी केस में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है एरिया के साथ तो आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो फाइंड कर रहे थे जब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। दूसरे क्वेश्चन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या फाइंड करना है। एक लूप ऑफ वायर है जिसका शेप कुछ ऐसा है। तो जो शेप ऑफ द लूप है वो देखते हैं कैसा है। सबसे पहले इस रीजन में ये रेक्टेंगुलर, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है और फिर उसके बाद यहाँ सेमी सर्कुलर पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया। ये शेप है हमारे लूप का। फिलहाल के लिए हम लोग जो है इसको, जो रजिस्टर यहाँ दिखाया है इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इसको लूप की तरह लेंगे। और हमें क्या बोला गया है, इसको बेंड किया गया यहाँ पे सेमी सर्कुलर के फॉर्म में इस रीजन में। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लियर दिख रहा है, डायग्राम में दिया है, क्रॉस बना है मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है यहाँ पे। और हमसे पूछा है व्हाट इज दी, अच्छा एक और चीज़, मैग्नीट्यूड हम जो है b लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b यूज़ करने वाले हैं।
हमसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट पासेस थ्रू द लूप व्हेन स्टार्टिंग विद द पोजीशन शोन इन द ड्राइंग, द सेमी सर्कल इज रोटेटेड थ्रू हाफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है जो इस सेमी सर्कुलर पार्ट को और इस पूरे पार्ट को रोटेट कर सकता है। तो अभी इस कंडीशन में है, एक रोटेशन के बाद चाहे इस डायरेक्शन में करें या इस डायरेक्शन में, एक बार फ्लिप करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो देखते हैं कैसा दिखाई देगा। तो एक बार फ्लिप करने के बाद हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। उस केस में जो नया ओरिएंटेशन होगा हमारे पास इस पर्टिकुलर लूप का, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से। ये होगा नया ओरिएंटेशन। नया ओरिएंटेशन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें फाइंड करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई से। इसका मतलब फाइनली जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ है और इनिशियली जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उनका डिफरेंस। तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था पहले वो फाइंड करते हैं। फाई आई हमारे पास फॉर्मूला है बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। जल्दी से हम इसको ओपन करेंगे, हमें मिलेगा बी डी ए कॉस थीटा। हर बार यही कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले थीटा पता करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है। कन्वीनियंटली स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर हम लोग इनवर्ड ले रहे हैं। तो इनवर्ड एरिया लेने से दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होकर बी डी ए रह जाएगा। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, हर जगह सेम है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंटीग्रेशन बी डी ए का ही रह जाएगा। बी डी ए, बी हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा एरिया का इंटीग्रेशन, हर एक इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन टोटल एरिया दे देगा। टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एरिया में एक तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है और एक सेमी सर्कुलर पार्ट है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो एक काम करते हैं उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो इनिशियली जो फ्लक्स है वो आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट एंड देन प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट एंड देन प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हमारा आ जाएगा इनिशियली जो है फ्लक्स है थ्रू द एरिया। फाइनली फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें फिर से सेम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा। और उसके बाद इसमें फिर से इस बार देखते हैं हमारा जो लूप है वो इस लोकेशन पे पहुंच चुका है। तो अभी भी जो एरिया वेक्टर है वो हमारा इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। थीटा क्या है 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बचेगा बी डी ए का इंटीग्रेशन और बी डी ए में हम जो इंटीग्रेशन है b को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन फिर से इस एरिया का इंटीग्रेशन है, बट इस बार ये रेक्टेंगुलर एरिया में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ये वाला सेमी सर्कुलर एरिया। सेमी सर्कुलर एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास जो फाइनली फ्लक्स आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, b एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हमारा जो है फाइनली एरिया हो जाएगा और ये था एरिया हमारा इनिशियल कंडीशंस में। तो चेंज इन एरिया मतलब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहीं पे कर रहा हूँ मैं। दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन क्वांटिटी है वो है b। तो b को हम लोग जो है बाहर निकाल लेते हैं। b को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। और उस केस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर 2 विल गिव पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा b मल्टीप्लाइड बाय माइनस पाई आर स्क्वायर या हम बोले माइनस पाई आर स्क्वायर b। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करना है डिफरेंट कंडीशंस में, और वेरिएबल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन क्वेश्चंस का पर्पस यही था कि हम लोग ये फाइंड कर पाएँ कि डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाएगा, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए, और जल्दी से हम फोकस करते हैं जो फैराडे ने और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सारे थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। उनको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे हैं, 3 टाइप में डिवाइड करके देख रहे हैं।
तो जो फर्स्ट टाइप है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फैराडे ने हेनरी लिखा है, बट क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पब्लिश जो है सबसे पहले फैराडे ने किए थे अपने रिजल्ट्स को, तो अब हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉज ही बोलते हैं इनको। तो फैराडेज लॉज फाइंड करने से पहले जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसमें फैराडे ने क्या किया था, एक कॉइल लिया था और उसको कनेक्ट किया था। जिस कॉइल का मतलब यहाँ पर हम जब भी कॉइल की बात करेंगे या लूप की बात करेंगे ध्यान रखेंगे हम लोग एक कंडक्टिंग वायर जो कि क्लोजली लूप्ड है उस फॉर्म में रखा हुआ है, उसको हम कॉइल या लूप बोलेंगे। तो ये वो लूप है या कॉइल है जिसको C1 लिखा गया है और इससे कनेक्ट किया गया है गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर आप जानते हैं अगर सर्किट में करंट होता है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसका डायरेक्शन बता सकता है। लेकिन आपको नोटिस करना चाहिए इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, इस पर्टिकुलर कॉइल के सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है, ठीक है। राइट साइड में एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसके राइट साइड में एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल लेफ्ट में है, साउथ राइट में है, और इस मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव कराया गया। तो फैराडे ने फाइंड किया कि अगर ये मैग्नेट और ये कॉइल कंप्लीटली स्टेशनरी है तो हमें कुछ अजीब नहीं दिखाई देता है, जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन फिर भी करंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट कब दिखाई देता है, जैसे ही हम मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं सडनली हम लोग देखते हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्ट करता है। गैल्वानोमीटर तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इस सर्किट में करंट होगा, और क्योंकि इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है तो ये करंट इस सर्किट के अंदर किसी सोर्स से नहीं आया है, बाहर से किसी वजह से आया है। तो ये कुछ डिफरेंट था, ये कुछ स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन थी कि अगर हम मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो इस सर्किट में जिसमें बैटरी नहीं है उसमें करंट फ्लो करना शुरू करता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे वर्जन्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखा गया कि इस मैग्नेट को अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस होता है, बट उसका जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। साथ साथ इसी कंडीशन में लेफ्ट में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बार अगर हम लोग यहाँ पे साउथ पोल रखते हैं मैग्नेट का और नॉर्थ इधर रखते हैं, इस तरह से मैग्नेट को मूव करते हैं इस कंडीशन में, तो फिर से इस बार डिफ्लेक्शन राइट को ना होकर उल्टा होता है, जो पहले हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट, और फिर से पोल्स को चेंज करके या फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा के डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, मतलब ना ही कॉइल मूव कर रहा है और ना ही मैग्नेट मूव कर रही है, उस केस में कोई करंट नहीं मिल रहा है। ध्यान रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे। हम देख रहे हैं कि क्या क्या देखने को मिला जब फैराडे ने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ तक कि अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, सिर्फ कॉइल को भी मूव करते हैं, चाहे आप कॉइल को मैग्नेट की तरफ या उससे अवे मूव करें, दोनों ही केस में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि कॉइल में करंट तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। यहाँ तक कि अगर आप इन दोनों को एक साथ सेम स्पीड से मूव कराते हैं, सपोज ये कॉइल भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेट भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है सेम स्पीड से, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड अगर ने स्पीड का वैल्यू लिया है, उस केस में भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो है ही नहीं। रिलेटिव मोशन जीरो है या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और फिर से करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं तो हमें यहाँ से समझ में आता है इस एक्सपेरिमेंट में कि अगर एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है जो कि उसके नियर रखा हुआ है, एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं था, उसके बाद और भी तरीके से फैराडे ने सोचा कि कुछ तो कॉमन है इन दोनों में, और वो क्या कॉमन है वो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद। फिर देखा गया कि अगर हम लोग इस मैग्नेट को रिप्लेस कर दें एक कॉइल से जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि इस तरह से, इसमें हमने एक बैटरी लगाया हुआ है, जैसे कि सोलिनॉइड है, तो उसकी वजह से एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो, क्योंकि फैराडे ने देखा कि यहाँ इस मैग्नेट में स्पेशल क्या है, क्योंकि मैं मैग्नेट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, जैसे कि वुडन, इस शेप का वुडन पीस लेके आता हूँ, उसको मूव करता हूँ, तब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस मैग्नेट में स्पेशल ये है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इस फिनोमेना से रिलेटेड है तो फैराडे ने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड तो हम इस तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलिनॉइड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉइल्ड वायर के थ्रू करंट फ्लो करा के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस किया गया किससे, कॉइल्ड वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो कराया गया, और फिर से सब कुछ अगेन रिपीट किया गया और हमको फिर से करंट यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैग्नेट यहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है,
वो अगर कॉइल के रिस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में, ये हमें समझ में आया। तो बस इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेट को रिमूव करके मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा सोर्स यूज किया है, जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। इसके बाद इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब रिलेटिव मोशन होगा एक मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में, तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया फिर जिसमें देखा गया कि ये रिलेटिव मोशन जो है वो ज़रूरी कंडीशन नहीं है, रिलेटिव मोशन के बिना भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट था, हमारे पास इस बार दो कॉइल्स फिर से हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, C1 C2 हम बोल सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कोई बैटरी नहीं लगा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, बट राइट साइड वाले कॉइल में एक बैटरी और एक की है। और इस बार क्या किया जा रहा है, ये की जो है ओपन है। अब क्या किया, ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि जैसे ही हम लोग की को क्लोज करते हैं, एक चीज ध्यान रखना है, इस बार हम रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन के बिना इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है वो देखते हैं। तो आप जैसे ही क्या करते हैं, इस की को क्लोज करते हैं, वैसे ही आप फाइंड करेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो सडनली डिफ्लेक्ट होके वापस अपनी लोकेशन पे आता है, बहुत फास्ट। एक स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है और वापस आता है। तो यहाँ पे हुआ क्या वो तो हम समझेंगे, लेकिन सिर्फ इसको ऑन करने पे या की को टैप करने पे ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं या सर्किट को ओपन करते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। मतलब यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, सिंपली की को ऑन किया तो भी डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि जैसे ही हम लोग की को टैप करते हैं, वैसे ही इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको मैं रफली ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ जैसे बाकी डायग्राम्स में दिखाया गया है। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका मैं रैंडमली डायरेक्शन मार्क कर ले रहा हूँ, डायरेक्शंस के बारे में हम देखेंगे आगे चल के। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये श्योर है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है, जो कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन है कि मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों में कॉमन है कि मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिवली मूव कर रहा है कॉइल के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ तो रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ की को टैप करने से डिफ्लेक्शन हो रहा है। बट एक चीज़ और हमें नोटिस करनी चाहिए कि ये डिफ्लेक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जैसे इसमें जब तक मोशन रहता था, रिलेटिव मोशन रहता था मैग्नेट या वो कॉइल का और इस कॉइल का, तब तक डिफ्लेक्शन रहता था। यहाँ पे डिफ्लेक्शन जस्ट ऑन करते समय ही मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन आता है और वो चला जाता है। चला जाने का रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि उसके बाद कॉइल तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो फिर डिफ्लेक्शन क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे भी करंट था, लेकिन जब इस कॉइल को मूव नहीं कर रहे थे तब तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, तो डिफ्लेक्शन क्यों हो। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि शुरू में डिफ्लेक्शन क्यों होता है, जस्ट स्विच ऑन करने पे डिफ्लेक्शन क्यों होता है, वो हम समझने वाले हैं। एक्चुअल में स्विच ऑन करने पे होता है क्या वो देखते हैं। भले ही ये हमारा एक डीसी सर्किट है, डीसी करंट है, बट स्टार्टिंग में डीसी करंट का वैल्यू 0 रहा होगा, और सपोज इस सर्किट में करंट अगर 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो करंट 0 से 5 इंक्रीज किया होगा, मतलब करंट चेंज हुआ होगा। तो करंट के चेंज होने से कुछ हो रहा है, क्योंकि यही स्टार्टिंग में हो रहा है। लेकिन करंट के चेंज होने से क्या हो सकता है ये भी हम जानते हैं। अगर हम आइडियल सोलेनॉइड मॉडल को याद करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni होता था, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है करंट है, और म्यू नॉट आप जानते हैं परमेबिलिटी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। भले ही आइडियल सोलेनॉइड का केस है, रियल केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट्स पे डिपेंड करता है। तो करंट शुरू में काफ़ी फास्ट इंक्रीज किया है, करंट काफ़ी फास्ट इंक्रीज किया है, चेंज हुआ है। तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो मैग्नेटिक, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज की होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ी होगी, कम से ज़्यादा हुई होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, और कहीं ना कहीं वही इसको अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कुछ ऐसा हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। इसीलिए जब इसको हम ऑफ करते हैं, ये सर्किट को ओपन करते हैं, तब भी करंट जो है 5 से 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर डिक्रीज करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। तो ये हमें समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो तो सेम ही था, यहाँ तो हमने बैटरी को लगा के ही रखा था। तो क्या चेंज हो रहा था, एक्चुअल में जब हम इसको मूव कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा था, बट जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू पास कर रहा था उसका वैल्यू चेंज हो रहा था। क्योंकि जब हम मैग्नेट को क्लोजर ले जाएंगे तो ज़्यादा डेंसर मैग्नेट, जहाँ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, वो रीजन कॉइल के नियर पहुँचेगा।
तो इसकी वजह से कॉइल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉइल के थ्रू पास करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ चेंज होना चाहिए। या अगर हम बोलें, हमने पीछे क्वांटिटी पढ़ी है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है B डॉट DA होता है। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम और अच्छे से आगे चल के समझने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तीनों केसेस में कॉमन क्या है कि जो हमारा कॉइल C1 है इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो फैराडे और हेनरी इन कंक्लूजन्स पे पहुंचे थे कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल इस तरह से रखा हुआ है और उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी और इसी फिनोमेना का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर आप इनके बीच का रिलेटिव मोशन जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, रिलेटिव मोशन अगर फास्टर करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्गर करंट को। स्ट्रॉन्गर डिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्गर करंट जो आ रहा है फास्टर रिलेटिव मोशन की वजह से। लेकिन फास्टर रिलेटिव मोशन से क्या होगा, फास्टर रिलेटिव मोशन से भी फ्लक्स चेंज होगा, बट फ्लक्स के चेंज होने का रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि सिर्फ फ्लक्स का चेंज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना करंट फ्लो करेगा ये इस पर भी डिपेंड करेगा। फ्लक्स के चेंज होने का रेट क्या है, पर सेकेंड फ्लक्स कितना चेंज हुआ है। अगर फ्लक्स के चेंज होने का रेट बहुत ज़्यादा है तो करंट जो इंड्यूस होगा वो बहुत लार्ज होगा। अगर फ्लक्स के चेंज होने का रेट बहुत कम है तो जो करंट इंड्यूस होगा वो बहुत स्मॉल होगा। तो ये फाइनली कुछ कंक्लूजन्स थे इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के। जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स से क्या क्या कंक्लूजन निकल के अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया है कि इस कॉइल के थ्रू अगर जो फ्लक्स के चेंज होने का रेट जो है वो डिसाइड करता है कितना करंट फ्लो करेगा, वो डिसाइड करता है कितना करंट फ्लो करेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, करंट सर्किट में तभी फ्लो करता है, कहीं भी किसी भी सर्किट में किसी भी वायर में करंट तभी फ्लो करता है जब उस वायर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ हो, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ हो या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ हो। यानी कि और बेटर होगा हम ये बोलें कि जब किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, बट वो फंडामेंटली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं हम इसको, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कुछ सर्टेन डिफरेंसेस हैं वो आपने पढ़े होंगे। तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होगा, और करंट ज़्यादा तभी होता है जब ईएमएफ ज़्यादा होगा। यानी कि अगर फ्लक्स के चेंज होने का रेट ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। तो ईएमएफ कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। यही बताया था फैराडे ने इन सारे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से, और इसी से रिलेटेड है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करिए और इन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से समझिए। तो अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। थैंक यू।